अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के हवाले से बात की थी, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, स्पेक्ट्रम की टाइप्स पढ़ी, हाइड्रोजन एटम की सीरीज़ जो थी लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने इंशाल्लाह करना है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर्स ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस बाय बोहर्स थ्योरी। ठीक है, यानी हमने बेसिकली तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस की वेव नंबर्स कैलकुलेट करनी है। वेव नंबर्स जो होती हैं, आपको पता है कि ये न्यू बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को, ये हमने कैलकुलेट करनी है। ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इससे कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कि ये जो हमने लिखा है इसको हमने किस तरह से करना है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लिखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, क्या कहती थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते थे, फिर हमने कहा कि ई जो है वो इक्वल होता है एच न्यू के। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, वी फ्रीक्वेंसी है, ई जो है वो एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि जब ये एक लेवल्स यानी वो जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस रिलीज होती है, चाहे वो हायर से लोअर में जाए या लोअर से हायर में जाए, तो वो बेसिकली एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो एच न्यू के इक्वल होता है। अब इसके अंदर ये जो न्यू है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशनशिप होता है वेवलेंथ के साथ, जो होता है सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी ओवर लैम्डा आ जाता है। हमने इसको उठाया, यहाँ पर पुट किया, हमने कहा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। फिर हमने कहा एक और चीज़ है कि 1 ओवर लैम्डा जो है वो न्यू बार की इक्वल होता है। फिर हमने इसको उठाया और 1 ओवर लैम्डा की जगह पे जब पुट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने याद रखना है। इसी एक्सप्रेशन से हम लोग न्यू बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है, दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास ये है। हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी के बाद हम वेव नंबर की तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छा ये इसको आप याद रखें कि ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था पिछले लेक्चर में, उस लेक्चर का मैं जो लिंक है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था वो था ये ई टोटल की वैल्यू जो हमने निकाली थी एनर्जी के एक्सप्रेशन। ये ई टोटल भी आप इसे कह सकते हैं और ई एन भी कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि इसके अंदर एन है तो आप इसे ई एन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो माइनस जी स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। इस एक्सप्रेशन को हम ज़रा लिख लेते हैं यहाँ पर कॉपी करके। वी नो दैट बोहर्स एनर्जी एक्सप्रेशन इज एज, किस तरह लिखा जा सकता है उसको, ई एन इज इक्वल टू माइनस जी स्क्वेयर ई रेज टू पावर 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर और एच स्क्वेयर। ये वैल्यू हमारे पास है किसकी, एनर्जी की, जो हम लोगों ने बोहर्स की थ्योरी से निकाली थी, कैलकुलेट की थी, डिराइव की थी। अब हम इसको कहते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो E जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस जी स्क्वेयर ई रेज टू पावर 4 एम। ठीक है, ओवर ये n1 स्टेट के लिए ना, व्हेन E1 वुड बी इक्वल टू n, यानी n जो है वो n1 है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर n1 स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू n1 है यहाँ पर, इसको आप ज़रा छोड़ दें, ये E1 है और ये इसकी वैल्यू आई है 1, इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, फिर हम कहते हैं व्हेन n इज इक्वल टू n2, उस केस में क्या होगा, E2 वुड बी इक्वल टू माइनस जी स्क्वेयर ई रेज टू पावर 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर n2 स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ठीक है, अब ये हमारे पास है E1 की वैल्यू और ये E2 की, यानी फर्स्ट एनर्जी स्टेट की, सेकेंड एनर्जी स्टेट की। अब हम कहते हैं इसको आप नाम दे लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम कहते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4,
सब्सट्रैक्ट का मतलब है माइनस करना। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी हमने करना है E2, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। E2 माइनस E1 विच वुड बी इक्वल टू, E2 की वैल्यू है माइनस जी स्क्वायर e⁴m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस ब्रैकेट आ गए। अब इसको माइनस करना है, माइनस जी स्क्वायर e⁴m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर और h स्क्वायर। सॉल्व जब करेंगे तो ये E2 माइनस E1 वुड बी इक्वल टू डेल्टा E, माइनस का साइन यहाँ पे, ठीक है, जी स्क्वायर e⁴m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z स्क्वायर e⁴m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास कॉमन, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जी स्क्वायर इधर भी है e⁴ इधर भी है, इधर भी है m भी है, 8 भी है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी है, h स्क्वायर भी है। फ़र्क कहाँ आ रहा है, n1 और n2 में। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। जी स्क्वायर निकाल लिया, e⁴ निकाल लिया, m निकाल लिया, ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर निकाल लिया, h स्क्वायर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, ये पॉजिटिव 1 ओवर n स्क्वायर पॉजिटिव का है, 1 ओवर n2 स्क्वायर ये नेगेटिव का है। तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर एंड दिस वुड बी इक्वल टू डेल्टा E। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब आप ये देखेंगे इक्वेशन नंबर 5 जो है उसकी लेफ्ट साइड डेल्टा E है, ठीक है, और ये जो ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है इसकी लेफ्ट साइड जो है वो भी डेल्टा E है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी लेफ़्ट साइड डेल्टा E है, इसकी भी लेफ़्ट साइड जो है वो डेल्टा E है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 का कंपैरिजन करते हैं। हम कहते हैं कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5। कंपेयर जब करेंगे तो लेफ़्ट साइड्स इनकी इक्वल हैं, ठीक है, तो इनके राइट साइड्स भी ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक हो गया। इस तरह से हम करेंगे, दोनों डेल्टा ई हैं, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू डेल्टा ई। एक डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल है, एच न्यू के, एच न्यू, आर नहीं लिख रही मैं, न्यू लिख रही हूँ, एच न्यू के इक्वल है। और दूसरा डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी स्क्वायर e⁴m ओवर 8 एप्सिलॉन स्क्वायर और h स्क्वायर, यही था। ठीक हो गया। और अंदर ब्रैकेट में है हमारे पास 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। यहाँ पर ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को एक तरफ रहने दें, फ्रीक्वेंसी को हमने इधर रहने दिया, हाइड्रोजन कह रही हूँ सॉरी, एच प्लांक्स कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेके आए, डिवाइड हो जाएगा, एच स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और एच आएगा तो एच क्यूब बन जाएगा, जी स्क्वायर e⁴m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है इससे हमें फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज़ में। 1 हर्ट्ज़ जो होता है वो इक्वल होता है 1 साइकिल्स पर सेकेंड के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ होता है। यानी ये हायर लेवल से लोअर लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस एक्सप्रेशन से हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल सकती है। अब हमने तो कैलकुलेट करना था यहाँ पर वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है आपको पता है कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन बताया अभी कि फ्रीक्वेंसी इसकी इक्वल होती है सी ओवर लैम्डा, और 1 ओवर लैम्डा जो है वो न्यू बार के इक्वल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो सी इंटू न्यू बार के इक्वल होती है। ठीक है, सी इंटू न्यू बार, इसको आप उठाएं फ्रीक्वेंसी की जगह पे पुट करें, सी न्यू बार यहाँ लिख लें, वी नो दैट, सेपरेट से ना, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। ठीक है, वो न्यू बार आपने यहाँ लिख लिया, न्यू बार वुड बी इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन
जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4m ओवर 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब था ये, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n है ये, ठीक है। अब c है, यहाँ पे c को उठाएं, इसको भी इस तरफ ले आएँ, न्यू बार जो कि आपके पास है क्या, वेव नंबर, जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी, ये सी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया हमने, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये जो न्यू बार है ना, इसकी जो यूनिट होता है वो होता है पर मीटर, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है और वेवलेंथ के इन्वर्स को हम न्यू बार यानी वेव नंबर कहते हैं। दिस इज़ वेव नंबर, वेव नंबर हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए। जी की वैल्यू हमें पता होती है, ई की पता होती है, एम की पता होती है, एप्सिलॉन नॉट की पता है, एच की पता है, सी की पता है। अगर हमें n1 स्क्वायर, हम कहते हैं कि अगर 1 है, n2 स्क्वायर कोई भी हायर है, कोई भी हायर लेवल है, तो उससे हम इसका वेव नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.09678 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और अंदर हमारे पास ये मौजूद होते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है पर मीटर में, ठीक है। तो इक्वेशन ये जो हमारे पास बनती है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि पिछली इक्वेशन 5 थी, ये इक्वेशन नंबर 6 है। हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 जो है ये वेव नंबर देती है हमें उन फोटॉन्स का जो एमिट होते हैं या अब्जॉर्ब होते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप करता है। यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो अब्जॉर्ब होंगे, यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इवॉल्व होंगे, और वो वेव नंबर्स जो हैं वो हमें पता चल जाते हैं, इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइमन सीरीज़ का कैलकुलेट करते हैं इससे। लाइमन सीरीज़ आपको मैंने बताई थी ना कि जो हायर लेवल से आते हैं फर्स्ट लेवल पे, वो होती हैं लाइमन सीरीज़, यानी फ़र्स्ट लाइन जो होगी उसकी वो किस तरह आएगी, लाइमन सीरीज़ की फ़र्स्ट लाइन वो कैसे आएगी, जब हम कहते हैं कि n1 जो है वो 1 के इक्वल है लोअर ऑर्बिट, और n2 जो है वो 2 के इक्वल है हायर ऑर्बिट। तो वेव नंबर की वैल्यू ये 1.09678 इंटू 10⁻⁷, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर पर मीटर में, ठीक है। तो ये वैल्यू एलसीएम वगैरह लें, कैलकुलेट करें तो वैल्यू हमारे पास आती है 82.26 इंटू 10⁵ पर मीटर, ये वैल्यू आती है वेव नंबर की फ़र्स्ट लाइन की। सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन में आप लोगों ने क्या करना है कि n1 जो है वो 1 के इक्वल ही रहेगा, जबकि n2 जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें, लाइमन सीरीज़ की फ़र्स्ट लाइन n2 n1 हमने कैलकुलेट की। अब सेकेंड लाइन जब n2 इज इक्वल टू 3 हो और n1 जो है वो 1 के इक्वल हो, उस केस में जो सेकेंड लाइन होगी वो क्या आएगी, उस केस में हम जब कैलकुलेट करते हैं तो न्यू बार की वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻⁷, वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर पर मीटर, कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 97.49 इंटू 10⁵ पर मीटर, ठीक है। और लिमिटिंग लाइन का मतलब है कि लास्ट लाइन जिसमें n2 जो है वो इन्फिनिटी है, उस केस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें n1 जो है वो तो 1 के इक्वल ही रहेगा, n2 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस केस में न्यू बार की वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻⁷, 1/1 स्क्वायर, ये तो 1 ही रहेगा, माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, तो ये ज़ीरो हो जाता है। 1/इन्फिनिटी मैंने बताया हुआ है आपको कि 1/इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 109.678, 10 की वैल्यूज़ को मैंने किया ना 10⁵ पर मीटर, तो ये न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम लिमिटिंग लाइन की, मैक्सिमम इन्फिनिट लाइन से जब वो लिमिटिंग लाइन की तरफ आएगा, तो ये न्यू बार की वैल्यू है फॉर दैट। जी, अब अगर हम बाल्मर सीरीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो बाल्मर सीरीज़ जो है बेटा वो भी हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है। इसकी फ़र्स्ट लाइन जब हमने कैलकुलेट करनी तो फर्स्ट लाइन के लिए हमें पता है कि n1 इस केस में जो होगा ना वो 2 होगा, क्योंकि ये देखें ना,
ये बाल्मर सीरीज़ है ना, ये वाली, ये बाल्मर सीरीज़ है। सेकंड यानी n इज इक्वल टू 2 के अंदर अब हायर लेवल से आनी है, तो अब लोअर जो लेवल है n1 वो n इज इक्वल टू 2 होगा, और हायर लेवल में 3 4 5 6 इन्फिनिटी ये सारे होंगे। n1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, n2 की वैल्यू 3 होगी फर्स्ट लाइन के केस में ना। तो न्यू बार 1.09678 इंटू 10⁻7 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर पर मीटर। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 15.234 इंटू 10⁻5 पर मीटर, न्यू बार की वैल्यू, वेव नंबर की वैल्यू। सेकेंड लाइन की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड लाइन में आपको पता है कि n1 जो है वो तो 2 के इक्वल ही रहेगा, n2 जो है वो अब 4 हो जाएगा। तो उस केस में न्यू बार वुड बी इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻7 2 स्क्वायर रहेगा माइनस 1/4 स्क्वायर हो जाएगा पर मीटर में। तो इस केस में जो वैल्यू हमारे पास आएगी वेव नंबर की या न्यू बार की, वो होगी आपके पास 20.566 इंटू 10⁻5 पर मीटर। सिमिलरली अगर हम थर्ड लाइन की बात करते हैं तो थर्ड लाइन में भी आपको पता है कि n1 तो 2 के इक्वल ही रहना है, n2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 5 के। तो न्यू बार की वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻7 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, और ये पर मीटर में आएगा। ठीक है, तो इस केस में भी न्यू बार वुड बी इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 23.00 इंटू 10⁻5 पर मीटर। और लिमिटिंग लाइन यानी जो n1 है वो 2 के इक्वल ही रहेगा, लेकिन n2 इन्फिनिटी हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बेटा इस केस में न्यू बार इज इक्वल टू 1.09768 इंटू 10⁻7 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर। वी नो दैट 1/infinity इज़ 0। ठीक है, तो इस केस में न्यू बार वुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी 27.421 इंटू 10⁻5 पर मीटर, यानी ये इंक्रीज़ करती जा रही है इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो लिमिटिंग लाइन जो है वो यूवी रीजन के अंदर फॉल करती है, वाइल अदर लाइंस जो हैं, बाकी जो तमाम लाइन है वो विजिबल रीजन के अंदर फॉल कर रही होती हैं। सिमिलरली जो पास्टन और ब्रैकेट सीरीज़ हैं, फंड सीरीज़ हैं, वो सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे हम इसके देख लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ये हम यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं इसकी डिफेक्ट्स की। सबसे पहला डिफेक्ट वो कहता है कि बोहर थ्योरी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करती है, या फिर हीलियम +1 लिथियम +2 बेरिलियम +3 यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दे आर ऑल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट दिस थ्योरी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स और पोली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ठीक है, ये इसका पहला डिफेक्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये सिर्फ एक्सप्लेन करती है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरा डिफेक्ट क्या है, व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गैस इज ऑब्जर्व्ड बाय मींस ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, द इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड बाय सेवरल फाइन लाइंस, original lines are seen divided into further lines. Hydrogen alpha line in Balmer series is found to consist of 5 component lines. This is called fine structure or multiple structure. Actually, the appearance of several lines in a single line suggests that only one quantum number is not enough or sufficient to explain the origin of various spectral lines. पहला जो है इसकी हेडिंग आप देंगे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेकेंड की हेडिंग देंगे आप फाइन स्ट्रक्चर, दैट हाइड्रोजन एटम Bohr's atomic model does not explain the fine structure which was observed in high resolving power spectrometer. थर्ड जो है इसे आप कहेंगे बोहर सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus of hydrogen atom, but the modern researches have shown that the motion of electron is not in single plane, but it takes in 3-dimensional space. Actually the atomic model is not flat. atomic model flat नहीं होता, सन और planetary system की तरह नहीं होता, बल्कि वो 3-dimensional होता है। तो थर्ड की आप हेडिंग देंगे 3-dimensional structure। फोर्थ जो है इसमें वो बताता है कि इसके अंदर
एक ज़ीमैन इफ़ेक्ट होता है, एक स्टार्क इफ़ेक्ट होता है। यानी हाइड्रोजन एटम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी जो नॉर्मल लाइंस हैं वो फर्दर मज़ीद फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे हम कहते हैं ज़ीमैन इफ़ेक्ट। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ना वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाता है, फर्दर वेरी फाइन लाइंस, तो उसे हम कहते हैं स्टार्क इफ़ेक्ट। तो जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो ना तो ज़ीमैन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करता है और ना ही स्टार्क इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो फोर्थ पॉइंट की आपने रीडिंग देनी है, हेडिंग देनी है, ज़ीमैन एंड स्टार्क इफ़ेक्ट। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर इज जो बोहर्स मॉडल है या एक्चुअल एटॉमिक मॉडल इज़ नॉट फ्लैट वाइल बोहर्स शोज इट फ्लैट। एंड फोर्थ इज़ इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन एंड स्टार्क इफ़ेक्ट। तो इसके साथ हमारी बोहर्स थ्योरी जो है वो ख़त्म हो गई बेटा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको समझ आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनके टीचर नहीं हैं उनको भी फ़ायदा हो सके और आप लोग भी लाजमी तौर पर लेक्चर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।